स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवाज एंड वेलकम टू मिशन। आज का हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 16 है। लास्ट लेक्चर में हम ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और उसको स्टडी करते करते हमने नोस्ट्रल्स के बारे में देख लिया था कि वो क्या होती हैं। उसके बाद हमने नेजल कैविटी और नेजल पैसेज के बारे में भी कंप्लीटली जानकारी ले ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने एंटर कर दिया था ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। तो आज हम उसका थोड़ा सा और ओवरव्यू सा ले लेते हैं और उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आज हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। तो हम अपना आज का पोर्शन करेंगे स्टार्ट ट्रैकिया से, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने पूरा का पूरा डायग्राम आपको बना के दिखा दिया था कि किस तरीके से एयर नेजल कैविटी के अंदर एंटर करती है और वहाँ पे कौन किस किस तरीके से भाई म्यूकस सिक्रेट होता है, कौन कौन ट्रैप करता है एयर के अंदर जो इम्प्योरिटीज आई हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स आए हैं, जो पोलन ग्रेन्स आए हैं, ठीक है। उन सारी इम्प्योरिटीज को कौन ट्रैप करता है ये भी बता दिया था कि वहाँ पे म्यूकस सेल्स होती हैं या फिर बोल दो कि गोबलेट सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, म्यूकस को ट्रैप करने का काम करती है, ठीक है। फेरिंग्स फिर रीजन बताया था कि फेरिंग्स एक ऐसा रीजन होता है जो एयर के लिए भी और फूड के लिए भी कॉमन पैसेज है, ठीक है। उसके बाद वहां से हमने देखा था कि जो हमारे म्यूकस था जिसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो चुके थे, वो फिर या तो ईसोफेगस के थ्रू हमारे ईसोफेगस में जा करके फिर स्टमक के थ्रू फिर इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे एनस से वो बाहर निकल रहा था म्यूकस, ठीक है। या फिर हमारे माउथ के थ्रू क्या हो रही थी, उसकी एक्सेलेशन हो रही थी, हम उसको अपने माउथ के थ्रू भी क्या कर रहे थे, एक्सक्रीट आउट कर रहे थे। और म्यूकस को हम एक्सक्रीट आउट क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसके अंदर आ चुकी थी। जो हमने एयर इनहेल करी थी उसके अंदर से जितने भी इम्प्योरिटीज थी वो सारी की सारी म्यूकस ने ट्रैप कर ली थी, ठीक है। उसके बाद फिर एयर ने कहाँ पे मूव किया, एयर ने फिर उसके बाद मूव किया था, उसके बाद एयर ने मूव किया था ट्रैकिया के अंदर। अब ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया हमारे अब्डोमिनल कैविटी का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब ट्रैकिया किस तरीके का दिखाई देगा, ट्रैकिया भी एक तरीके की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जैसे ही फेरिंग्स हमारा जो कॉमन पैसेज था फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, उसके बाद वो जो कॉमन पैसेज है फूड को तो अपने ट्रैक पे भेज देगा और एयर है उसके लिए अलग ट्रैक बना देगा, ठीक है। तो उस एक ही पाइप से जो हमारा फेरिंग्स का रीजन था वहां से दो पाइप जनरेट होंगी। कौन कौन से, एक तो इसोफेगस जनरेट होगी और एक दूसरी कौन सी होगी, हमारी जो ट्रैकिया होगी वो, ठीक है। तो एक तो ट्रैकिया, अब मान लो ये कोई कॉमन है और यहाँ से ये दो इस तरीके से दो इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, हमारा फेरिंग्स का रीजन था, फेरिंग्स का रीजन था। इससे एक डक तो क्या आ गई, हमारी इसोफेगस, एसोफेगस आ गई थी और दूसरी हमारी ट्रैकिया, ट्रैकिया, क्या, एक इसोफेगस और एक ट्रैकिया। अब इसकी इसोफेगस की और जो ट्रैकिया है उसकी पोजीशन क्या होगी, जो हमारी इसोफेगस होती है वो ट्रैकिया के जस्ट पीछे होती है, ठीक है। अब जैसे कि ये एक कैनाल थी, उस एक कैनाल से जो दो कैनाल बनी है वो किस तरीके से बनेंगी, एक तो आगे की साइड बनेगी, एक उसके जस्ट पीछे बनेगी, ठीक है। तो आगे की साइड जो हमारा ट्रैक है वो है ट्रैकिया, ठीक है, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। और दूसरा ट्रैक कौन सा हो जाएगा, दूसरा हमारा इसोफेगस का ट्रैक हो जाएगा। तो ये आपस में बिल्कुल आगे पीछे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आगे का पोर्शन किसका होता है, ट्रैकिया का होता है, ट्रैकिया के जस्ट पीछे इसोफेगस की ट्यूब होती है, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है ये किस तरीके का होता है, एक बात बताई थी कि फूड ट्रैकिया के अंदर एंटर ना कर जाए, हमारे विंड पाइप के अंदर एंटर ना कर जाए, तो इस ट्रैकिया के ऊपर इस तरीके की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हमने नाम दिया था एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस नाम दिया था, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या होती है, एपिग्लोटिस हमारे ट्रैकिया के ऊपर एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है, ठीक है। ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है। अब ये ओपन और क्लोज किस टाइम पे होगी, देखो नॉर्मली जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं या फिर पूरे दिन की बात करें, जिस टाइम पे हम अभी पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे नॉर्मल केसेस में क्या होगा, हमारा जो एपिग्लोटिस है वो मोस्टली ओपन रहेगा, ठीक है। जो एपिग्लोटिस है वो इसको बिल्कुल ओपन रखेगा, क्यों, क्योंकि हम दिन भर जो हमें सांस लेना होता है, ठीक है, हमें बोलना होता है, तो उसके लिए इसका ओपन रहना जरूरी है ताकि
हमारे बॉडी के अंदर हमारे लंग्स तक हवा आ सके और वहां से जो हवा है वो बाहर जा सके, ठीक है। लेकिन एक ऐसा केस आएगा जब हम खाना खा रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होगा, ये एपिग्लोटिस आके बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कॉमन पैसेज था। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एपिग्लोटिस। अगर मान के चलो यहाँ से फूड आ रहा है और ये एपिग्लोटिस इसको कवर नहीं कर रही है हमारी विंड पाइप को, तो जो फूड है वो हमारे विंड पाइप के अंदर, मतलब हमारे ट्रैकिया के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। फूड अगर ट्रैकिया के अंदर एंटर करेगा तो उसके कारण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लॉकेज आ सकती है, जिसके कारण हमारी जो ऑक्सीजन का इनटेक है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन है वो नहीं हो पाएगा, और इसके कारण किसी भी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एपिग्लोटिस नाम का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसका काम क्या है, ओपनिंग का और क्लोजनिंग का। ओपन किस टाइम होगा, जब नॉर्मल केसेस में हम सांस ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल केसेस में एपिग्लोटिस ओपन रहेगा ताकि अच्छे से हवा आ या जा सके, ठीक है। जिस टाइम पे हम खाना खा रहे होंगे उस टाइम पे एपिग्लोटिस आके बंद हो जाएगा ताकि खाना उसके राइट ट्रैक में ईसोफेगस के अंदर जा सके, ठीक है। तो इसको एक फूड को एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारा एपिग्लोटिस होता है, और एपिग्लोटिस का कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर ट्रैकिया के अंदर जब हम थोड़ा सा और अंदर तक एंटर करते हैं, ठीक है, जब ट्रैकिया के अंदर थोड़ा और अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया के अपर एंड पे इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स एक तरीके का हमारे ट्रैकिया का वो पोर्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर दो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। दो लिप्स लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन लिप्स लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स का काम क्या है, देखो, लैरिंग्स को हम मोस्टली क्या बोलते हैं, लैरिंग्स का एक और नाम है वॉइस बॉक्स, ठीक है। लैरिंग्स को हम और भी क्या नाम देते हैं, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो दो मस्कुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ट्रैकिया के अंदर क्या होगा, ट्रैकिया के अंदर हवा अंदर जाएगी, ठीक है, हमारे लंग्स तक पहुंचेगी, और लंग्स के अंदर जो एज अ वेस्ट हमारी CO2 प्रोड्यूस हुई है तो वो हवा बाहर आनी है। अब आएगी और जाएगी, इसी ट्रैक के थ्रू आएगी और जाएगी हमारी हवा, ठीक है। अब जब वो आ और जा रही है हवा, उस टाइम पे बीच में ये जो दो मस्कुलर स्ट्रक्चर हैं जब आएंगे तो भी इनकी मूवमेंट होगी, और जिस टाइम पे हवा ट्रैकिया से बाहर निकलेगी उस टाइम पे भी वो हवा किससे, इन दो मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर से टकरा के निकलेगी, ठीक है। जिस टाइम पे भी हवा इनसे टकराएगी तो इनकी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इनके अंदर वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और हम फिजिक्स के अंदर भी ये पढ़ चुके हैं कि जहां कहीं पे भी वाइब्रेशन होती है वहीं पे साउंड प्रोड्यूस होती है, जहां कहीं पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी वहीं पर क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हवा आई, हवा के इनके टकराने की वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, हमारी आवाज निकलेगी, ठीक है। लास्ट सेशन में भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं। अब जो ये मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर एक और खास बात है, ये इस तरीके से मूवमेंट करके वॉइस तो प्रोड्यूस करेंगे ही, ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा लैरिंग्स का पोर्शन होता है, ठीक है, लैरिंग्स कैसे होता है, इसकी जो ये मस्कुलर लेयर्स हैं ये थोड़ी सी पतली होती हैं, ठीक है। जब तक वो 11 से 12 साल का नहीं हो जाता उस टाइम तक ये बिल्कुल नॉर्मल साइज की रहती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो पबर्टी का टाइम आता है तो गर्ल्स के अंदर तो जो इनका साइज है, जो मस्कुलर लेयर्स हैं ये हमारी, इनका साइज है वो बिल्कुल छोटा रहता, मतलब इतना ही रहता है इनकी थिकनिंग, ठीक है। लेकिन मेल के अंदर क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये हार्मोन सिर्फ ऐसा है जो सिर्फ मेल बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण क्या होगा, इनकी थिकनिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस थिकनिंग के बढ़ने के कारण उनकी वॉइस क्या होगी, उनकी वॉइस हार्ड हो जाएगी, ठीक है। वो किसके कारण है, क्योंकि देखो हवा तो आके टकराएगी लैरिंग्स के पोर्शन से, ठीक है। जब लैरिंग्स से हवा आके टकराएगी तो वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन के प्रोड्यूस होने के कारण वहां पे आवाज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर ये पतले होंगे तो अच्छे से वाइब्रेशन कर सकेंगे और जो आवाज निकलेगी उसकी पिच हाई होगी, ठीक है। पिच हाई होगी मतलब आवाज बिल्कुल पैनी होगी, ठीक है। लेकिन लड़कों के अंदर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण इसकी जो थिकनिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी, उसके कारण उनकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी मोटी आवाज़ हो जाती है, ठीक है। उसके कारण उनकी पिच डाउन चली जाती है। तो ये था लैरिंग्स का पार्ट,
ठीक है। अब ये जो लैरिंग्स है इसके अंदर हमारे लिए क्या जरूरी है कि हवा अच्छे से आ भी सके और जा भी सके। ठीक है। अब जो हमारा ये पोर्शन है ट्रैकिया का, जो नीचे का पोर्शन है, इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? तो देखो, अगर बाहर की बात करें तो ट्रैकिया के बाहर इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ट्रैकिया के अंदर यहाँ पे लिख देते, ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया के बाहर की साइड सॉरी, क्या प्रेजेंट होते हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का क्या काम है? और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसी होंगी? शी शेप्ड होंगी। शी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग, कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होंगी। अब बोला कि रिंग कैसी होती है? रिंग तो चारों मतलब हर तरीके से देखेंगे तो वो गोल तरीके की मिलेगी, लेकिन हमने शी शेप्ड रिंग्स का क्यों जिक्र किया? ठीक है, हमने शी शेप्ड रिंग कौन सी क्यों बोली? क्योंकि सी की शेप की तो कोई भी रिंग नहीं होती है। रिंग कैसी होती है? जो चारों ओर से बिल्कुल ऐसे सर्कल की शेप में हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सर्कल की शेप में होगी तभी हम उसको रिंग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट है। अब हमने शी शेप की ही क्यों बोला? ठीक है, इस आंसर तक पहुंचने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ये रिंग लाइक कार्टिलेजियस जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट ही क्यों होती हैं। ठीक है, सी शेप की तो जब बात करेंगे ना तब हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये रिंग्स प्रेजेंट ही क्यों होती हैं कार्टिलेज। ठीक है, तो ये क्यों प्रेजेंट होती हैं? देखो, जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, मतलब हवा को अंदर लेते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेल करना, और हवा को जब हम बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेल करना। जिस टाइम पे हम हवा अंदर ले रहे होते हैं अपनी बॉडी के, उस टाइम पे हमारी बॉडी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा हवा को क्या करें? अपने अंदर ले जाएं। ठीक है, तो इनहेलेशन के टाइम पे हमारी बॉडी के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जितने भी पार्ट होंगे वो एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इनहेलेशन के टाइम पे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हर एक पार्ट क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, मतलब फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हवा क्या हो? अपने लंग्स तक पहुंचे। ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, सांस को बाहर छोड़ते हैं, उस टाइम पे क्या होता है? हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें लंग्स भी क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है अंदर वो बाहर जा सके। ठीक है, तो आते टाइम तो वो एक्सपेंड हो जाएंगी। ठीक है, खुल जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आए, और जिस टाइम पे उनको क्या करना है? हवा बाहर निकालनी है, एक्सहेल करना है, उस टाइम पे सारा का सारा सिस्टम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सारी चीजें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते चलेंगी। लेकिन एक बात बताओ, हमारी वॉइस क्यों प्रोड्यूस हो रही थी? क्योंकि अच्छे से हवा अंदर आ रही थी और बाहर जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है? जिस टाइम इनहेल करते हैं उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मान के चलो हमारी जो ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया नॉर्मली केसेस में ऐसी होती है, लेकिन मान के चलो जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो उस टाइम पे ट्रैकिया क्या होगी? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इस तरीके से ये हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम नॉर्मल केसेस में एक्सेलेशन की बात करें तो इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमारी कोई भी मस्कुलर जो वॉल है वो नहीं ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। अगर मान के चलो हम बहुत ज्यादा ही जोर से सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ हम एक्सेलेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे ज्यादा जोर लगाने के कारण हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट होती होती आपस में कोलैप्स हो जाएं। ठीक है, आपस में टच हो जाए। जिस टाइम पे दोनों की दोनों वॉल्स टच होंगी तो उस टाइम पे क्या होगा? एक तरीके से ब्लॉकेज हो जाएगी। ठीक है, हवा अच्छे से बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? हमारी वॉइस भी अच्छे से निकल नहीं पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि क्या करे? ये जो दो की दो वॉल्स हैं, ठीक है, ये जो दो वॉल्स दिखाई दे रही हैं हमें, ये आपस में चिपके ना। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या प्रेजेंट होती हैं? ट्रैकिया के अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, इनके कोलैप्सिंग को रोकने के लिए रिंग्स तो पूरी प्रेजेंट होनी चाहिए थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि हमारी जो विंड पाइप होती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, उस ट्रैकिया के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट होती है? उस ट्रैकिया के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है हमारी इसोफेगस। ठीक है, अच्छा,
अब एक बात बताओ, जो हमारी इसोफेगस है उसके अंदर फूड जा रहा है, ट्रैकिया के अंदर हवा आ रही है, ठीक है, हवा आ रही है और जा रही है। अब ट्रैकिया की तो प्रोटेक्शन के लिए हमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो ये कार्टिलेजियस रिंग तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारी ट्रैकिया है वो कोलैप्स हो, ठीक है, जिसके कारण हमारी हवा आ या जा ना पाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो बनानी पड़ेगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर इसके पीछे ये प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे पूरी की पूरी रिंग्स होंगी तो वो आके इसोफेगस को भी टच करेंगी, ठीक है, अगर हम पूरी की पूरी रिंग्स बना देंगे तो वो इसोफेगस को भी जाके टच करेगी, ठीक है। किस तरीके से प्रेजेंट होती है ये देखो, जिस तरह ये मान लो फेरिंग्स है और ये क्या है, इसोफेगस है, ये फेरिंग्स आगे की तरफ है और इसोफेगस पीछे की तरफ। अगर इसके बाहर चारों तरफ इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगी तो वो कहीं ना कहीं जाके इसोफेगस को भी टच करेंगी, ठीक है, इसोफेगस को भी टच करेंगी। लेकिन हमें एक बात का पता है कि जो हमारी इसोफेगस होती है उसके अंदर जो फूड की मूवमेंट है उसको हम स्टमक तक कैसे लेके जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से पेरिस्टलेटिक मूवमेंट करके हम फूड को स्टमक तक पहुंचाते हैं इसोफेगस से, ठीक है। तो अगर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट होंगी, कंप्लीट रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ट्रैकिया के अंदर, तो हमारा फूड जो है वो अच्छे से स्टमक तक नहीं जा पाएगा, ठीक है, इतने बात आई समझ। अब उसके बाद अगर ये पूरे के अगर मान लो बिल्कुल ही रिंग्स ना हो तो हमारा क्या हो सकता है, ट्रैकिया कोलैप्स हो सकता है, और अगर पूरे की पूरी रिंग्स प्रेजेंट हो तो क्या हो सकता है, हमारे इसोफेगस के अंदर से अच्छे से पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगी। तो उसकी वजह से अब यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है, एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम कर रखा है कि भाई इसोफेगस भी अफेक्ट ना हो एडवर्सली और हमारे ट्रैकिया भी सेफ रहे। तो उसके लिए हमारी जो ट्रैकिया है उसकी सेफ्टी के लिए शी शेप की रिंग लाइक, कार्टिलेजियस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो अब बात आ गई समझ में कि शी शेप ही कार्टिलेजियस रिंग क्यों प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि हमें इसकी जो वॉल्स है ट्रैकिया की उनको कोलैप्स होने से बचाना है, इतनी बात आई समझ, ठीक है। और पूरी क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे इसोफेगस के अंदर पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे अगर पूरी रिंग्स होंगी तो, ठीक है, इतनी बात आई समझ ट्रैकिया की, ठीक है। ट्रैकिया से पहले भी जितने पोर्शन हमने देखे थे उनका भी सबका क्या काम था, हवा को अंदर भेजने का काम था और उनको प्योर करने का काम था। ये तो थी बाहर की स्ट्रक्चर। अगर इसके अंदर थोड़ा सा और स्टडी करें तो बाहर का तो हमें पता चल गया कि हमारे जो ट्रैकिया के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अपर पोर्शन में तो हमारे एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है जो कि फूड की एंट्री से बचाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद लैरिंग्स प्रेजेंट होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वॉइस है वो बाहर सुनाई देती है, ठीक है। उस और क्या है ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया के बाहर प्रोटेक्शन के लिए शी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि कार्टिलेजियस रिंग हैं, ठीक है। वो हमारा प्रोटेक्शन करती हैं कि कहीं पे दोनों वॉल्स ट्रैकिया की कोलैप्स ना हो जाएं, ठीक है। अब क्या प्रेजेंट होता है ट्रैकिया के अंदर, और तो देखो ट्रैकिया की ये जो वॉल होती है, ट्रैकिया की ये जो वॉल होती है उसके अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है, क्या, जो हम ऊपर पढ़ के आए थे ना हमारे नेजल कैविटी के अंदर, ठीक है, हमारे नेजल कैविटी के अंदर एक इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट थी जहां पे म्यूकस सिक्रेट हो रहा था, ठीक है। क्या प्रेजेंट थी, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होती है, हमारी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है उनका। तो ये क्या है, हमारी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, और इनके ऊपर क्या है, सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतनी बात आ रही है समझ। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो सीलिया भी प्रेजेंट है और हमारी एपिथेलियल सेल्स भी हैं। अब इनके अंदर क्या है, देखो जिस तरीके से हमारे नेसल पैसेज के अंदर जो इनका एपिथेलियल सेल्स का काम था, ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का काम था, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स बोल दो या टिश्यू बोल दो, ठीक है। इनका जो काम हमारे नेसल पैसेज में था वही काम हमारा इनका ट्रैकिया के अंदर होता है। नेसल पैसेज में क्या काम कर रही थी, ये काम कर रही थी क्योंकि इनके अंदर देखो क्या चीजें प्रेजेंट थी, यहाँ पे गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट थी, यहाँ पे गोबलेट सेल्स
प्रेजेंट थी। और ये जो सीलिया थे ये क्या काम कर रहे थे, ये सीलिया मोशन करवा रहे थे, ठीक है, मोशन करवा रहे थे किसका, जो इन गोबलेट सेल्स ने म्यूकस सिक्रीट किया था उसका मोशन करवा रहे थे। और म्यूकस का क्या काम था, म्यूकस का काम था सारी की सारी डस्ट को ट्रैप करने का। तो यही काम क्या होगा इसका, ट्रैकिया के अंदर होगा। ट्रैकिया के अंदर भी क्या है, ट्रैकिया के अंदर भी सिलिएटेड एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या करेंगी, इनके अंदर प्रेजेंट होता है, अंदर तो प्रेजेंट होता है इनके गोबलेट सेल्स जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करेंगी, और इन सेल्स के बाहर इनके अटैचमेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये गोबलेट सेल्स क्या करती रहेंगी, गोबलेट सेल्स अपने म्यूकस सिक्रेट करती रहेंगी। वो म्यूकस कहाँ आ जाएगा, इनके बाहर आ जाएगा। अब ये म्यूकस क्या करेगा, पहले तो हमारे देखो नेजल हेयर्स ने फिल्टर किया था, उसके बाद हमारी नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस ने ट्रैप की थी कुछ एक डस्ट पार्टिकल। लेकिन अगर मान के चलो ट्रैकिया के अंदर भी, क्योंकि हमारी जो हवा होती है वो ऐसा तो है नहीं कि नेजल कैविटी में बैठी रहती है और वहां पे हम सारी की सारी डस्ट को ट्रैप कर लेंगे। तो अब आगे जब ट्रैकिया के अंदर आ गया तो बाई चांस, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कोशिश करेगा कि जितना हो सके उतनी साफ हवा हमारे लंग्स तक पहुंचे, क्योंकि लंग्स बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये म्यूकस क्या करेगा, अगर बाई चांस यहाँ पे भी कोई डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल इन म्यूकस सेल्स के अंदर, इस म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाए, ये कोशिश करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इन म्यूकस ने क्या कर लिया, सारी की सारी डस्ट को, पोलन ग्रेन्स को जो भी है वो सारी की सारी ट्रैप कर लिया। अब उसको ट्रैप करने के बाद यहाँ जो सीलिया प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, जो हमारे नेजल पैसेज के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट थे वो सीलिया दोनों तरफ हमारे मूवमेंट करवा रहे थे, ठीक है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। वो क्या कर रहे थे, नेजल पैसेज के अंदर जो सीलिया थे वो दोनों तरफ मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है। वो म्यूकस को नेजल कैविटी के अंदर भी भेज रहे थे और साथ ही साथ म्यूकस को इसोफेगस की साइड भी भेज रहे थे। लेकिन जो हमारे ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं सीलिया, उनकी सिर्फ एक तरीके की मूवमेंट होती है, ठीक है, एक साइड में मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बीट करेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में, अब ट्रैकिया आगे जाके किसके अंदर डिवाइड होने वाला है, अब ट्रैकिया आगे जाके लंग्स के अंदर जाने वाला है। तो ऐसा तो है नहीं कि लंग्स इतने डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं, हम डस्ट पार्टिकल्स को या फिर जितना भी वेस्ट है उसको लंग्स के अंदर तो भेजेंगे नहीं। तो फिर सीलिया की मूवमेंट किस साइड होगी, सीलिया की मूवमेंट होगी ऊपर की साइड, ठीक है। जब सीलिया ऊपर की साइड मूवमेंट करेंगे तो ये एपिग्लोटिस ओपन हो जाएगा और इसोफेगस के अंदर क्या भेज देगा, हमारे म्यूकस को भेज देगा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब म्यूकस जो हमारे इसोफेगस के अंदर गया है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होता होता एनएस से एज अ फीकल मैटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्या हो गया, हवा बिल्कुल साफ होगी। तो ट्रैकिया का जो पोर्शन था उसके अंदर हमने इन्हीं चीजों की डिस्कस करनी थी, किस किस चीज की, एक तो हमारे एपिग्लोटिस की, दूसरे हमारे लैरिंग्स की जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, तीसरा हमने कार्टिलेजियस रिंग के बारे में देख लिया कि कैसे प्रेजेंट होती हैं और उनका काम क्या है। उसके बाद हमने इसके अंदर स्टडी करना था कि इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और उनकी फंक्शनिंग भी देख ली कि क्या होती है, ठीक है। अब इनके नोट्स में आगे दिखा दूंगी, ये मत सोचो कि यहाँ पे समझा दिया तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अभी के लिए बस इसको समझ लो, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में कि ट्रैकिया के अंदर क्या होता है। अब उसके बाद देखो जो हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया क्या है, इस तरीके से एक ट्यूब ही थी, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है ये दो के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये जो एक रास्ता है वो दो डक्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, किस तरीके से, एक इसके अंदर और दूसरा इस तरीके से, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर का तो पोर्शन क्या था, ट्रैकिया, ये तो हो गया ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा, ट्रैकिया हमारा डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकियाई के अंदर, ठीक है। एक सिंगल को हम बोलेंगे ब्रोंकस, सिंगल को हम बोलेंगे ब्रोंकस, और दो ब्रोंकस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं तो हम प्लूरल नाम क्या बोल सकते हैं इसका, ब्रोंकियाई, ठीक है, ब्रोंकियाई हम इसको बोल सकते हैं। तो जो हमारा ट्रैकिया है वो किसके अंदर डिवाइड हो गया, दो ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो गया जिसको हम बोल सकते हैं ब्रोंकियाई। अब ये जो ब्रोंकियाई है ये किसके अंदर एंटर कर चुकी हैं, ये ब्रोंकियाई हमारी लंग्स के अंदर। तो देखो इस तरीके से हमारी क्या प्रेजेंट होंगी, लंग्स प्रेजेंट होंगी, एक लेफ्ट लंग और एक
राइट साइड में लंग प्रेजेंट होगी। अब सोचोगे कि ठीक है ये राइट लंग तो अच्छे से बना दी, ये लेफ्ट लंग के अंदर ये क्या गड्ढा सा, क्या हमारे लंग्स के अंदर ऐसे गड्ढा होता है? गड्ढा नहीं होता। तो देखो जो हमारी लेफ्ट लंग होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे हार्ट के भी तो पोजीशन चाहिए, जो हमारा हार्ट होता है ना वो हमारे बॉडी के जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल चेस्ट कैविटी के यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बीच में उसका थोड़ा सा झुकाव लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड में, अब ऐसे तो है नहीं कि उसके लिए कोई स्पेशल जगह बन के आएगी पीछे, तो क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आगे क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमारा ट्रैकिया है, लंग्स वगैरह हैं, तो वो लंग्स के अंदर ही जगह बनाए बैठा है अपना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। चलो इसी तरीके से बना देते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो हमने इसी वजह से क्या बना रखा है, यहाँ पे एक गड्ढा सा बना रखा है। इतनी बात आई समझ? अच्छा, अब ये ब्रोंकस जो है हमारी, उन्होंने क्या कर दिया, ब्रोंकस ने हमारी लंग्स के अंदर एंट्री करवा दी, ठीक है। अब हवा क्या करेगी, यहाँ से स्ट्रेकिया से होकर के ब्रोंकस से आकर के लंग्स में आ जाएगी। अब क्या होगा, जो हमारी ब्रोंकस हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकियाई भी बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस बोल दो या फिर, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, अब ये तो हो गई प्राइमरी, अब ये आगे जाके क्या करेंगी, दो के अंदर डिवाइड हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। ये भी क्या करेगी, इस तरीके से जाकर के दो के अंदर डिवाइड हो जाएगी। इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई। ये क्या हो गया, हमारी सेकेंडरी ब्रोंकियाई। अब जो ये सेकेंडरी ब्रोंकियाई है वो क्या करेगी, टर्शरी के अंदर, मतलब इस डक्ट से क्या हो जाएंगे, तीन निकल आएंगे इस तरीके से। देखो आगे बात समझ में, जो हमारी ये एक पैसेज था उससे फिर दो रास्ते बन गए। वो जो दो रास्ते से उसमें से जो पहला रास्ता था उसने हमने बोल दिया उसको प्राइमरी ब्रोंकियाई। उसके बाद उनसे भी दो रास्ते निकल गए, इनको बोल दिया हमने सेकेंडरी ब्रोंकियाई, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकियाई है ये और भी ज्यादा डिवाइड होंगी, ठीक है, और भी ज्यादा डिवाइड होंगी, तो हम इनको क्या बोल देंगे, टर्शरी ब्रोंकियाई, ठीक है। ये जो तीन पैसेज बन गए इनको हम बोल देंगे क्या, टर्शरी ब्रोंकियाई, टर्शरी ब्रोंकियाई बोल देंगे। अब ये जो टर्शरी ब्रोंकियाई है ये भी फर्दर डिवाइड होंगी, ये भी आगे एक्सटेंड करेंगी, और ये किन के अंदर डिवाइड होंगी, उसको हम क्या टेरिटरी ब्रोंकियाई बोलेंगे, नहीं, प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शरी ब्रोंकियाई, उसके बाद जितनी भी आगे डिवाइड होके चलेंगी उन सबको हम बोल देंगे ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, ब्रोंक्यूल्स बोल देंगे, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स हम बोल देंगे। अब ये ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंक्यूल्स वो छोटी छोटी नलिकाएं हैं, छोटी छोटी डक्ट्स हैं जो कि टर्शरी ब्रांचेस से, जो हमारी टर्शरी ब्रोंकस है उससे प्रोड्यूस हुई हैं। अब ये ब्रोंक्यूल्स क्या करेंगी, ये ब्रोंक्यूल्स एक डक्ट के थ्रू, ये ब्रोंक्यूल्स एक डक्ट के थ्रू एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक डक्ट है, डक्ट क्या होती है, डक्ट मैंने बताया था, डक्ट हम किसको बोलते हैं, डक्ट हम किसी भी नलिका को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़े थे उस टाइम पे भी डक्ट्स का जिक्र किया था। तो डक्ट क्या होती है, एक छोटी सी नलिका ही होती है, ठीक है। तो ये जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं वो इन डक्ट के थ्रू, ये क्या है, हमारी डक्ट है, इस डक्ट के थ्रू एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड है। इसी तरीके से ये भी एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से, ये भी एक डक्ट के थ्रू इससे अटैच्ड है। इसी तरीके से जितने भी हमारी ब्रोंक्यूल्स होंगी वो सभी एक डक्ट के थ्रू बलून लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होंगी। अब ऐसा नहीं है कि तीन चार ही प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ये तीन चार ही ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, नहीं, यहाँ से जो एक ने डिवाइड किया था अब उसके बाद ये दो ब्रांचेस बन गई थी, दो से तीन ब्रांचेस बनेंगी, तीन से फिर चार ब्रांचेस बनेगी, लास्ट में ये ब्रोंक्यूल्स के रूप में आ जाएंगी, जो छोटी छोटी, इनसे और भी फर्दर डिवीजन होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। हर एक ब्रोंक्यूल एक डक्ट के थ्रू एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होगी, इसका मतलब यहाँ पे हजारों लाखों क्या प्रेजेंट होंगी, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। अब बलून लाइक स्ट्रक्चर हम इनको बार बार तो बोल नहीं सकते, इनका भी कोई नाम होगा, तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है एल्वियोलस, एल्वियोलस नाम है इनका,
ठीक है। और जब हम बहुत सारे एल्वियोलस को आपस में कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करके स्टडी करते हैं, तो उसको हम प्लूरल फॉर्म क्या होती है, एल्वियोलाई, एल्वियोली हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है। अब यहाँ पे इतने समझ में आया, ट्रैकिया का हमने अच्छे से स्टडी कर दिया था। ट्रैकिया ने क्या किया, ट्रैकिया ने 2 ब्रांचेस बना ली और हर एक लंग के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर 2 लंग्स होती हैं, दोनों लंग्स के अंदर ब्रोंकिया ने एंटर कर दिया। ठीक है, जो पहली जो मेन ब्रांच थी जिसने लंग्स के अंदर एंटर किया था, उसका नाम हमने दे दिया था प्राइमरी ब्रोंकियाई। ठीक है, उसके बाद जो फर्दर डिवीजन हुआ था, 1 से 2 नलिका बनी थी, उसको हमने नाम दे दिया था सेकेंडरी ब्रोंकियाई। उसके बाद वो और फर्दर डिवाइड हो गई थी 3 के अंदर। ठीक है, उन तीनों को हमने क्या बोल दिया था, टर्शरी ब्रोंकियाई। अब उनसे जितनी भी और ज्यादा स्ट्रक्चर्स आगे डेवलप हुए थे, ठीक है, जितने भी आगे डिविजन्स हुए थे, उनकी नलिकाएं बनी थी, उनको हमने नाम दे दिया था ब्रोंक्यूल्स। अब वो ब्रोंक्यूल्स ने क्या किया, हर एक ब्रोंक्यूल ने एक डक्ट के थ्रू एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के साथ जाके जुड़ गई। अब वो जो बलून लाइक स्ट्रक्चर के साथ जाके जुड़ी है, उनका नाम है एल्वियोलस। एक का नाम एल्वियोलस है। अब ऐसा है नहीं कि पूरे लंग के अंदर सिर्फ एक ही वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, बहुत सारी एल्वियोलस को जब हम एक साथ में स्टडी करेंगे उनके ग्रुप को, तो हम उनको कंबाइंड वे में बोल सकते हैं एल्वियोली। ठीक है, तो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट जो टर्मिनल पार्ट हो गया, वो टर्मिनल पार्ट कौन सा है, एल्वियोली। ठीक है, अब ये जितनी भी ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस का क्या काम है, इन ब्रांचेस का काम है सिर्फ और सिर्फ ज्यादा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा हवा आए। अब एक डक्ट के थ्रू तो हवा ज्यादा आ नहीं सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी ब्रांचेस बना लेंगे ताकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाए। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो उतने ही ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर एयर आ सकेगी, ऑक्सीजन आ सकेगी। ठीक है, तो अब ये जो टर्मिनल के स्ट्रक्चर हैं, जिनको हमने एल्वियोली या फिर एल्वियोलस का नाम दिया है, ये क्या करेंगे, तो देखो, अगर अब मान के चलो कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एल्वियोली इस तरीके की स्ट्रक्चर है। अब ये एल्वियोली क्या करेंगी, अब इन एल्वियोली के अंदर क्या हो गया, यहाँ से आ करके हवा लास्ट में टर्मिनल में क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलस, उसके अंदर आके हवा भर गई। अब इस हवा के साथ क्या होगा, तो देखो, लंग्स के अंदर जो ये हमारे एल्वियोलस प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारी इसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मतलब ब्लड से भरी हुई बहुत सारी नलिकाएं इसके चारों ओर लिपटी हुई होती हैं। अब वो क्या करेंगी, देखो, लंग्स के अंदर हम बहुत पहले भी शुरुआत के सेशंस में भी पढ़ चुके हैं कि लंग्स के अंदर कोई भी ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा। ऑक्सीजन का यूज कहाँ पे जाके होना है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन नाम की जो प्रोसेस करी थी, सेल्स के अंदर होना है हमारा रेस्पिरेशन। और सेल्स डायरेक्टली ना तो लंग्स के पास आ सकते हैं और ना लंग्स उठ के डायरेक्टली ऑक्सीजन सेल को देने जाएंगी। तो इनके बीच में काम कौन करेगा, ब्लड काम करेगा। तो ये अपनी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ पे कर देंगी, यहाँ पे जो एल्वियोली के अंदर, एल्वियोलस के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन भरी हुई है, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, वो हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करते हैं। किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे कोई भी चीज काम करती है जिसको मूवमेंट करनी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि हम काम भी करते हैं सारा दिन, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर अब एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब एनर्जी प्रोड्यूस हुई है तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ बना होगा। तो हमारी सेल्स के अंदर CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती रहती है। अब वो CO2 वो लेके तो बैठ नहीं सकते सेल्स के अंदर के CO2, क्योंकि CO2 क्या है उनके लिए, सेल्स के लिए टॉक्सिक है। टॉक्सिक मटेरियल को वो बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ब्लड क्या करेगा, उस CO2 को अपने साथ लेके घूमता रहेगा। ठीक है, जब वो एल्वियोली के पास आएगा तो उस ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम है। लेकिन हमारी जो एल्वियोलस है उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर से क्या होगा, ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन एल्वियोली के अंदर, सॉरी, CO2 क्या करेगी, एल्वियोलस के अंदर एंटर कर जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी और एल्वियोलस के अंदर कम थी। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी। उसके बाद हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की भी तो कमी थी और हमारे एल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी ब्लड के अंदर।
कहाँ से आएगी, एल्वियोलस से आएगी। इतनी बात आई समझ, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ऑक्सीजन का और एक्सचेंज कैसे होगा, तो जो हमने देखा था कि लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो किसके थ्रू होता है, जो हमारे ऐसे ऑर्गन कौन से होते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, तो वो पूरी की पूरी लंग्स हेल्प नहीं करती, वो हमारा एल्वियोलस करता है। और ये दोनों जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो किस किस के बीच में होगा, हमारी एल्वियोलिस के बीच में और हमारे ब्लड की जो कैपिलरीज हैं उनके बीच में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल करके एल्वियोली के अंदर आ जाएगी, एल्वियोलस के अंदर आ जाएगी, और यहाँ से जो हमारी लंग्स के अंदर एल्वियोलस हैं उनसे ऑक्सीजन निकल करके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी। फिर ये ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा हर एक सेल तक, वहां पे फिर ऑक्सीडेशन होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, और इसके थ्रू हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये है हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तो देख लिया अंदर का। अब इतने डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग्स, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई चाहिए, ठीक है। अब इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो देखो अब हमारी बॉडी के 3 रीजन होते हैं, सबको पता है, हेड रीजन, थोरैक्स रीजन और एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। हेड रीजन वो जो हमारे फेस से ऊपर का जो रीजन होता है, गर्दन से ऊपर का, उसको हम हेड रीजन बोलते हैं। थोरैक्स कैविटी किसको बोली थी, थोरैक्स रीजन जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है, एक डायफ्राम नाम का शब्द सुना होगा, जो एक पतली सी मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है। जो एक पतली सी मस्कुलर लेयर होती है, उसके ऊपर का रीजन होता है थोरैक्स कैविटी, और उसके नीचे का जितना भी पोर्शन होता है, हमारी लेग्स होती हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। तो हमारा ये जो ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, वो होता है मिड थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट, ठीक है। ट्रैकिया कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मिड थोरैसिक, स्पेलिंग आई थिंक मिड थोरैसिक कैविटी के अंदर। और थोरैसिक कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, बिल्कुल नीचे की साइड हमारे प्रेजेंट होते हैं लंग्स, और उसके नीचे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर लेयर होती है जस्ट, ठीक है। तो अब ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इतने डेलिकेट लंग्स हैं, वो एक रिब केज से क्या हो जाते हैं, कवर होते हैं, ठीक है। वो एक रिब केज से कवर होते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी चेस्ट कैविटी के ऊपर हाथ लगा के उसको दबा के देखते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि अंदर है ना कोई, मतलब हड्डियां सी हमें महसूस होती हैं, तो वो बोन्स नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजियस रिंग बोलते हैं, ठीक है। वो कार्टिलेज से बनी हुई होती है। एक सेकेंड, और इस तरीके से बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है स्टर्नम। बताती हूँ अभी स्टर्नम है क्या। अब ये जो स्टर्नम है, इससे इस तरीके से क्या प्रेजेंट होंगी, हमारी रिब्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। रिब्स इससे अटैच्ड होती हैं। अब ये है फ्रंट का व्यू हमारा, ये क्या है हमारा फ्रंट का व्यू। अब ये जो बीच में स्टर्नम दिख रहा है, ये तो क्या है, इसका बीच का पोर्शन है, मतलब हमारे बिल्कुल बीच में क्या चीज प्रेजेंट होगी, स्टर्नम प्रेजेंट होगा चेस्ट कैविटी के, ठीक है। बिल्कुल बीच में क्या चीज प्रेजेंट होगी, स्टर्नम, और स्टर्नम के बिल्कुल पीछे क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, और इसके बिल्कुल पीछे क्या होंगे, हमारे लंग्स होंगे। इसीलिए तो बताया था कि लेफ्ट लंग की साइड क्या होगा, थोड़ा सा हार्ट ने स्पेस बना रखी है, उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो लेफ्ट लंग है उसका साइज थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है हमें, ठीक है। तो राइट लंग का साइज बड़ा होता है और वेट में भी ज्यादा होता है, और लेफ्ट लंग जो होता है हार्ट की पोजीशन की वजह से भी और नेचुरली भी उसका वेट भी कम होता है लेफ्ट लंग का, और उसका साइज भी थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। तो ये जो रिब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे रिब केज। अब रिब केज क्यों बोला, केज का मतलब होता है जो चारों तरफ से ऐसे कवर कर रखा हो जिसने, ठीक है। तो जो हमारा ये रिब केज है, जो इतनी सारी रिब्स निकली हुई हैं फ्रंट साइड से, तो वो स्टर्नम से अटैच्ड होंगी, फ्रंट साइड से हमारे बिल्कुल फ्रंट साइड से तो वो स्टर्नम से अटैच्ड होंगी जितने भी रिब्स हैं, और बैक साइड से वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये एक तरीके से केज लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब ये जो रिब्स हमें दिखाई दे रही हैं, सामने एक हड्डी है पतली सी स्टर्नम, और पीछे हमारी क्या है, बैकबोन है। तो ये जो पूरी की पूरी रिब्स होती हैं, सामने से तो स्टर्नम से अटैच्ड रहती हैं और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड रहती हैं। तो इन्होंने क्या बना लिया, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, और ये है रिब्स, तो इसलिए हमने इनको नाम दे दिया कि ये रिब केज है, ठीक है। आगे से स्टर्नम से और पीछे से किससे अटैच्ड होगा, ये वर्टिब्रल
कॉलम से, ठीक है, या फिर बोल दो हमारी बैकबोन से अटैच्ड होगा, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम जस्ट प्रोटेक्शन का होता है और कुछ नहीं होता, ताकि बाहर से डायरेक्टली हमारे लंग्स के ऊपर कोई चीज अटैक ना कर सके, अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। अगर मान लो किसी के कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी डायरेक्टली लंग्स अफेक्टेड ना हो, इसीलिए उसका रिब केज क्या है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी पूरा का पूरा सिस्टम था। इसको अब एक सेकेंड, इसको अब हमारे बिल्कुल पहले अगर डायरेक्टली इस डायग्राम में देखते तो समझ में नहीं आता, तो देखो अब इसके अंदर एक बार थोड़ा सा और इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ था, हमारे नेजल कैविटी से हमारी एयर ने एंटर किया था, ठीक है। माउथ से भी एंटर कर सकती थी, लेकिन नाक से हमें सांस लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे नेजल हेयर्स जो कि एयर को फिल्टर करने का काम करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारी क्या प्रेजेंट थी, नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट थी, वो नोस्ट्रिल्स आगे जाके नेजल कैविटी में ओपन होंगी, ठीक है। नेजल कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी, वहां पे म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स भी थी, वहां पे सीलिया भी प्रेजेंट थे। वो सीलिया कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जरूर थे, लेकिन वो हेयर्स नहीं थे, ठीक है, वो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। वहां से क्या चीजें प्रेजेंट थी, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट थी, उनमें और वो क्या सिक्रेट कर रही थी, म्यूकस, जो कि डस्ट को ट्रैप कर रहा था। उसके जब थोड़ा सा आगे इस रीजन के अंदर बढ़े थे, तो इस रीजन में क्या चीजें प्रेजेंट थी, हमारी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट थी। वो ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही थी, हवा को मॉइस्ट करने का काम कर रही थी, और जो हवा अंदर जा रही है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के जितना हो जाए, इसीलिए वो वहां से हीट हवा को दिए जा रही थी, और वहां से क्या प्रोड्यूस हो रही थी, गर्म हवा हमारी बॉडी के अंदर जा रही थी, ठीक है। अब एक चीज कभी नोटिस करी होगी कि जब हम नाक से सांस को छोड़ते हैं तो वो हमें गर्म लगती है, और जब मुंह से फूंक के रूप में जब हम बाहर निकालते हैं हवा, तो वो हमें ठंडी लगती है। तो रीजन क्या है, क्योंकि इस पैसेज के अंदर, ठीक है, ये जो कैविटी हमें दिखाई दे रही है, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज में जो भी ब्लड है उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के जितना ही होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के जितना होगा, तो वो एक तरीके से क्या करेगा, हीट को यहाँ से बाहर निकालता रहेगा और हवा को गर्म कर देगा। अब उसके बाद हमारे इसने एंटर कर लिया था ट्रैकिया के अंदर, ठीक है, जो हमारे फेरिंग्स थी उसने एंटर कर लिया था ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। ट्रैकिया क्या करेगी, ट्रैकिया का अभी भी पड़ा था, उस पे एपिग्लोटिस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और क्या चीज प्रेजेंट होगी, एपिग्लोटिस के नीचे वॉइस बॉक्स था, जहां से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होने का काम हो रहा था। उसके नीचे इनर लाइनिंग्स में तो अगर देखें तो इनर लाइनिंग्स में वहां पे प्रेजेंट थी डिफरेंट टाइप की सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। वो क्या काम कर रही थी, म्यूकस को भी सिक्रेट कर रही थी, और वहां पे जो सीलिया प्रेजेंट थे, हमारे ट्रैकिया के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड में मूवमेंट कर रहे थे, अपवर्ड मूवमेंट, ताकि हमारे अगर इस ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, या फिर कोई पोलन ग्रेन्स हैं, कोई एलर्जेंस हैं, कोई बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है, तो उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल सके, इसीलिए वो सीलिया फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे थे और उसको इसोफेगस में भेजने का काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद एयर ने कहाँ पे एंटर किया, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा साफ हो चुकी थी हमारी एयर, अब वो दो पैसेज के अंदर डिवाइड हो गई थी, देखो इस तरीके से, इसको हमने नाम दे दिया था ब्रोंकियाई, ठीक है, जो सबसे पहली ब्रोंकियाई थी। हाँ, अब जो ये ट्रैकिया था वो कार्टिलेजियस रिंग से भी घिरा हुआ था, और हमने ये भी देख लिया था कि वो सी शेप्ड की कार्टिलेजियस रिंग्स थी। अब सी शेप्ड की क्यों थी, तो आप लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसकी कर रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ से होते होते अब जो ये डिवाइड हुए हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन हुआ है हमारे इसका ट्रैकिया का, उसको हमने बोल दिया था प्राइमरी ब्रोंकियाई, और उसके बाद जो फर्दर डिवीजन हुए थे उसको सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शरी ब्रोंकियाई बोल दिया था। उसके बाद जितने भी डिवीजन होंगे उनको हमने ब्रोंक्यूल्स का नाम दे दिया था, जो पतली पतली स्ट्रक्चर्स थी उनको हमने ब्रोंक्यूल्स का नाम दे दिया। ब्रोंक्यूल्स फिर लास्ट में किसमें, एक डक्ट के थ्रू एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड थे, जिसका नाम हमने एल्वियोलस दिया था, और उन एल्वियोलस का क्या काम था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम था। क्यों, क्योंकि वो एल्वियोलस बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से क्या हो रही थी, सराउंड हो रही थी, ठीक है। तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, और ये बाहर का भी स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि किस तरीके से रिब केज हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो रिब केज हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आगे से तो स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, पीछे से हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है।
है। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।